दोस्तों 75वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही, युवराज और टीना अस्पताल से सिंघानिया हाउस की ओर वापस जा रहे थे जब माही ने फोन पर एक बार फिर धमकी भरा संदेश देखा। संदेश पढ़ते ही माही के चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीना झलक आया और हाथ कांपने लगे। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी युवराज ने उसकी घबराहट को देखकर पूछा, क्या हुआ माही? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? माही ने युवराज से सच छुपाने में झूठ बोल दिया। घबराने वाली बात तो है ही युवराज। तुमने देखा नहीं कि कैसे दिन दहाड़े टीना पर गोली चल गई। अगर निशाना चूकता नहीं तो क्या हो जाता आज। युवराज को माही की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे अभी भी लग रहा था कि माही उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने अभी कुछ पूछना सही नहीं समझा और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। हालांकि उसके मन में अब भी माही और टीना की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। युवराज के दिमाग में लगातार बस यही बातें घूम रही थी कि आखिर वो माही और टीना की रक्षा कैसे करे। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे जल्द से जल्द उस हमलावर को ढूंढना होगा। वही कारण है कि माही इतनी डरी हुई है। यही सब सोच रहा था कि अचानक माही ने सवाल किया, युवराज तुमने तो कहा था कि तुमने हमलावर को पकड़वा लिया है, फिर ये हमला दोबारा कैसे हो गया? तुमने मुझसे झूठ बोला था, है ना? माही की बात सुनकर युवराज घबरा गया। उसे याद आया कि उसने उसे सच में माही से कह दिया कि हमलावर पकड़ा जा चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब दे। युवराज को इस तरह चुप देखकर माही ने दोबारा कहा, बोलो ना, क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा था ना? युवराज और ज्यादा घबरा गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैंने। माही ने उसका हकलाना और भी खटक गया। उसने गहरे सांस लेते हुए कहा, तुम जानते हो कि मुझे झूठ से नफरत है, और यहाँ तो मेरी और टीना की सुरक्षा का सवाल है। फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुमने झूठ न कहा होता तो मैं टीना को लेकर इतनी बेफिक्री से बाहर नहीं आती। इतना कहकर माही खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। सच तो यह था कि सुबह से उसे एहसास हो गया कि युवराज ने सिर्फ उसे बेवजह चिंता करने से बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन अब उसे सही बहाना मिल गया था युवराज से अलग होने के लिए। युवराज ने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर में वो अपने सिंघानिया हाउस में पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर वे घर के अंदर दाखिल हुए। माही ने टीना को सहारा दिया और बिना वजह युवराज से कुछ कहे टीना को लेकर अपने कमरे में चली गई। टीना ये सब अंदर से अंदर बहुत खुश हो रही थी देखकर। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं देखती हूँ कि युवराज तुम कब तक माही के पास रह पाते हो। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बाहर युवराज भी गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे माही को मनाए। कुछ देर विचार करने के बाद उसे याद आया। उसने खुद से ही बड़बड़ाया, मैं इस सब में कैसे भूल सकता हूँ। यह सोचते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला और चंदन का नंबर डायल किया। जैसे चंदन ने फोन उठाया, युवराज ने उससे कहा, चंदन अभी के अभी मेरे घर आओ। ये कहकर उसने फोन काट दिया और ऑफिस के लिए चला गया। उधर माही और टीना कमरे में थी। टीना बिस्तर पर लेटी थी जबकि माही गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका ध्यान बार बार उस धमके भरे संदेश की तरफ जा रहा था। टीना ने उसे इतनी गहरी सोच में देखा तो उसने अपनी अगली चाल चलने की सोची। उसने माही से पूछा, माही क्या सोच रही हो? माही ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहा, टीना, जब हम अस्पताल से आ रहे थे तब मुझे एक और धमकी भरा मैसेज आया था। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकालकर टीना के सामने रख दिया। टीना ने मैसेज पढ़ा और माही को डराने के इरादे से कहा, माही मुझे तो लगता है कि तुम्हें युवराज से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो ये सब कब खत्म हो जाएगा। वो लोग इतने खतरनाक लगते हैं, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये कहते हुए टीना ने माही का हाथ थाम लिया और आगे कहा, देखो माही, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम मम्मी पापा के बारे में सोचो। अब तो तुम्हारी वजह से उनकी जान भी खतरे में पड़ गई है। टीना की बात सुनकर माही और भी ज्यादा चिंता में पड़ गई। उसने कहा, टीना, मैं युवराज से बहुत प्यार करती हूँ। वो मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे, ऐसे मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? माही की बात सुनकर टीना मन ही मन बोली, माही तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें और युवराज को अलग करके ही रहूंगी। फिर उसने दिखाने के लिए आंखों में आंसू भर लिए और माही को और डराने के लिए कहा, ठीक है माही, तुम रहो युवराज के साथ, हमारा और मम्मी पापा का क्या है, हम अपना देख लेंगे। ये कहकर टीना रोने का नाटक करने लगी। उसे ऐसा देखकर माही ने उसे तुरंत गले लगा लिया। माही ने टीना को गले लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, टीना तुम रो क्यों रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी भी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। टीना ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, माही, मैं तो अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर डरी हुई हूँ। ये धमकी भरे मैसेज यूं नहीं आ रहे हैं।
कोई हमसे कुछ चाहता है और अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो जाने पता नहीं क्या करेंगे वो लोग। माही के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। वो नहीं जानती थी कि इन सब का सामना कैसे करेगी। युवराज से भी वो इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब वो इसके बारे में सोचती है तभी उस हमलावर की एक और धमकी लगातार आ जाती थी। टीना ने उसकी उलझन को भांपते हुए कहा, माही, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद ही सोचो। पहले हमला हुआ, फिर धमकी आई, फिर उस धमकी के मुताबिक उसने मुझ पर हमला किया और फिर उसकी यह लास्ट वार्निंग। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें युवराज के साथ रहना चाहिए तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना, अगर कुछ हुआ तो उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। माही की आंखें डर से फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टीना की बातों का असर माही के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। माही के मन पर इस बात का गहरा असर हुआ था। तुम्हारी वजह से आज मेरी और मम्मी पापा की जान खतरे में है। वो गहरी सोच में डूब गई। उसने मन ही मन सोचा, उसे मेरे हर पल की खबर कैसे मिल जाती है, कहीं वो मेरे आसपास तो नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद से ही कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ तो हमेशा टीना और युवराज ही होते हैं। ये दोनों मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे मोबाइल हैक कर रखा है। उसके हाथ में फोन था, उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो फिर भी आए हुए मैसेज पढ़ने लगी। अगर तुमने युवराज से दूर जाने का फैसला नहीं किया तो इस बार हमला किसी और पर नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप पर होगा। माही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि युवराज को बताए या नहीं। तभी टीना ने उसके पास आकर धीरे से कहा, माही, सोच लो, देर मत करो। माही ने टीना की ओर देखा। उसे नहीं पता कि वो सही कह रही थी या नहीं। अब उसने युवराज से बात करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा, मैं युवराज से साफ साफ कह दूंगी कि उसकी वजह से मेरे और मेरे परिवार की जान खतरे में है। हम दोनों का अलग हो जाना ही सही रहेगा। उसे इस तरह की गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर टीना को बहुत खुशी हो रही थी। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, माही, अब तुम्हारी जिंदगी पूरी मेरे हाथ में है। तभी सिंगानी हाउस में किसी की एंट्री हुई। ये कोई और नहीं बल्कि चंदन था। वह अंदर आते ही सीधा युवराज के होम ऑफिस में चला गया। युवराज अपनी कुर्सी पर बैठा चंदन का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि चंदन आ गया है, उसने बैठने का इशारा किया। चंदन भी युवराज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब उसने देखा कि युवराज किसी गहरी चिंता में है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव झाप झलक रहे हैं, तो चंदन को उसके गुस्से से डर लगने लगा। उसके कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, क्या हुआ सर? आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? आप इतने परेशान क्यों हैं? चंदन की बात सुनकर युवराज ने उसे गुस्से से घूरा और अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम आराम से बैठो, अभी एक और इंसान आने वाला है, फिर सबके सामने बात करते हैं। वो चंदन को यही कह रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, युवराज ने गहरी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और अंदर एक बॉडी बिल्डर टाइप आदमी दाखिल हुआ, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि शहजाद था। जैसे ही शहजाद अंदर आया, युवराज ने उसे तंज भरी आवाज में कहा, आइए जनाब, आइए। क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास आज वाले हमले की? युवराज का सवाल सुनकर शहजाद घबरा गया। उसके पास युवराज की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने अपने चुपचाप शर्मिंदगी से सर झुका लिया और अपने हाथ बांधकर युवराज के सामने खड़ा हो गया। उसने सिर झुकाए ही कहा, साहब, मुझे गलती हो गई। मैं आप लोगों की रक्षा करने में असफल हो गया। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। शहजाद की बात सुनकर युवराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन पहले मुझे ये बता हो कि ये हमले कर कौन रहा है? शहजाद ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और कहा, साहब, मैंने अपनी पूरी टीम को इस काम पर पहले ही लगा दिया है। जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चलेगा, इन हमला के पीछे कौन है, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। युवराज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जब भी पता चलेगा नहीं, मुझे जल्द से जल्द इसका जवाब चाहिए। जब तक तुम्हें इसके बारे में नहीं पता चलता तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहते ही युवराज ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। युवराज का इशारा पाते ही शहजाद वहां से चला गया और उसके जाते ही युवराज चंदन की तरफ घूमा। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो गुस्से से लाल हो रही थी, जिसे देखकर चंदन बहुत डर गया। वो घबरा हुआ युवराज की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। अब क्या सवाल करेगा युवराज चंदन से? क्या चंदन को भी युवराज धमका कर वहां से बाहर भेजेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को आप जरूर से जरूर लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि कहानी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, 76वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके जाते ही युवराज चंदन की तरफ घूमा
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, जिसे देखकर चंदन बहुत डर गया और घबराया हुआ युवराज की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। युवराज ने चंदन से कहा, चंदन, तुम माही और उसके परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखोगे। मुझे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। युवराज की बात सुनकर चंदन ने जवाब दिया, ठीक है सर, इसके बाद उन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। युवराज को चंदन पर पूरा भरोसा था। अब युवराज को माही और उसके परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने फिर थोड़ी देर सोचा और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बात और, मुझे माही के मोबाइल की पूरी डिटेल्स चाहिए। तुम्हें यह काम बहुत ध्यान से करना होगा। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। चंदन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अभी आपके काम पर लग जाता हूँ। युवराज आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी माही वहां पर आ गई। माही को देखते ही युवराज का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने माही को प्यार भरी नजरों से देखा। माही ने उसके नजदीक आते हुए कहा, मैं टीना के साथ मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। युवराज को जैसे ही माही की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि माही उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। माही, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमसे अलग होने की तो सोच भी नहीं सकता। युवराज ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में और उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। माही ने एक ठंडी सांस ली और बोली, युवराज, मैंने सोच लिया है, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा खतरे में हैं और मैं अपने परिवार को और परेशानियों में नहीं डाल सकती। अगर मैं यहां से चली जाती हूं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही, तुम ये क्या कह रही हो? उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। माही ने उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें फेर ली। मैंने सोच लिया है युवराज, अब और खतरा मोल नहीं ले सकते। युवराज ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी कैसे सकती हो माही? माही ने अपनी हथेली छुड़ा ली और कहा, सोचने की बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। युवराज ने कुछ देर उसे देखा और फिर हल्के मुस्कान के साथ कहा, और ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? माही ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में असमंजस था। ठीक है, युवराज ने शांत होकर कहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मुझे छोड़कर चली भी जाओ तो भी मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाऊंगा। माही ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन चुप हो गई। वो जानते थे कि युवराज ने उसे छोड़ना आसान नहीं था। सच कहे तो खुद भी उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जो भी हो रहा था उसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। युवराज की नजरें अब उसी पर टिकी हुई थी। क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रही हो माही? कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। कमरे में छाई खामोशी को तोड़ते हुए माही ने हल्की लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मैं जा रही हूँ। युवराज की आंखों में हल्की सी नमी झलकने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम जाने का फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना माही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और चाहे तुम जहां भी जाओ। माही ने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। उसे भी इस फैसले से दर्द हो रहा था, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि उसके आसपास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं युवराज, माही ने खुद को कठोर बनाते हुए कहा। अब हमें अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ना चाहिए। युवराज कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम सच में यही चाहती हो? माही ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ। युवराज ने एक हल्की सांस ली और सिर झुका लिया और कहा, ठीक है माही, लेकिन एक आखिरी बार मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं। माही ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। जैसे उसकी नजरें युवराज से मिली, वो अंदर तक हिल गई। उसके चेहरे पर झलका रहा दर्द साफ बता रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। युवराज ने उसकी झिझक को भांपते हुए कहा, देखा, तुम चाहकर भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकती माही। माही ने तुरंत नजरें फेर ली और कठोर स्वर में बोली, मुझे अब और कुछ नहीं कहना, मैं बस जाना चाहती हूँ। युवराज ने अपनी मुट्ठियां बीच ली। वो जानता था कि माही उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन कोई तो ऐसी चीज थी जो उसे मजबूर कर रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। माही ने मुड़कर देखा तो टीना खड़ी थी। माही ने उससे कहा, मैं तैयार हूं टीना, तुम चलो। माही ने टीना के साथ हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बिना पीछे देखे सिंघानिया हाउस से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिए। टीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठे, चौधरी हाउस की ओर रवाना हो गए। माही की आंखों शून्य में खो गई थी। उसका दिल अंदर से टूट चुका था और उसके कानों के में बस युवराज की आवाज गूंज रही थी। युवराज वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया था। उसकी आंखों के सामने ही माही उससे दूर चली गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माही इतनी आसानी से उसे छोड़कर जा सकती है। उसका दिल दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखें बस दरवाजे पर टिकी रही जब से माही उसे छोड़कर चली गई थी। रास्ते में गाड़ी में भी अजीब सा सन्नाटा पसर गया था।
माही के चेहरे पर दर्द की लकीरें गहरी थी। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उभरते आंसू उसकी तकलीफ बयां कर रही थी। टीना ने अपनी खुशी को छिपाते हुए पूछा, माही, तुम ठीक तो हो? माही ने बिना किसी भावना से सिर हिला दिया और जवाब दिया, हाँ। लेकिन टीना जानती थी कि माही बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी चुप्पी और आंखों में भरे आंसू साफ बता रहे थे कि वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। लेकिन यही तो टीना चाहती थी। वो मन ही मन बहुत खुश थी कि माही और युवराज अब अलग हो चुके थे। उधर सिंघानी हाउस में युवराज भी अब अनकॉन्शियस खड़ा था। चंदन धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। युवराज ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कड़े स्वर में कहा, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। और हाँ, वहीं और उसके परिवार पर नजर रखना। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। चंदन ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, मैं पूरी तरह से नजर रखूंगा। युवराज बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर पर बैठ गया। माही के जाने से उसके अंदर एक खालीपन सा आ गया था। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि माही अब उससे दूर जा चुकी है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पिछली मुलाकातों को याद करने लगा। युवराज की आंखों के सामने माही के साथ बिताए वो सारे लम्हे एक एक कर सामने आने लगे। कैसे उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था, कैसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। माही, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो? युवराज ने बैठे ही बैठे खुद से ही सवाल किया, लेकिन जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। युवराज ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मैंने माही को कभी खुद से दूर नहीं जाने दिया और न ही अब जाने दूंगा। अगर उसे मुझसे दूर रहने का फैसला लेना पड़ा है तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन मैं इस मजबूरी को समझूंगा। माही सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी भी हालात में खो नहीं सकता। दूसरी और माही के लिए भी यह सफर आसान नहीं था। जब गाड़ी चौधरी हाउस के करीब पहुंची तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जिंदगी में अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत इतनी दर्दनाक थी कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि आगे होना वाला क्या है। टीना ने गाड़ी रोकी और माही की ओर देखा। हम घर आ गए हैं। माही ने आंखें खोली और बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोला। वो धीरे धीरे से बाहर निकली और घर के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे टीना भी अंदर चली गई। माही और टीना जैसे ही चौधरी हाउस में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि हॉल में यामिनी आराम से बैठकर चाय पी रही थी। हॉल में हल्का उजाला था और शाम का सुकून भरा माहौल घर के कोने कोने में फैला हुआ था। जैसे ही यामिनी की नजर दोनों बहनों पर पड़ी, उसने देखा कि टीना के कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की थकान नजर आ रही थी। यामिनी तुरंत चौंक गई और अपने जगह से उठकर खड़ी हो गई और भारी आवाज में पूछा, टीना, ये क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? यामिनी का अचानक इस तरह सवाल करना माही और टीना को थोड़ा असहज कर गया। दोनों बहनें जानती थी कि अगर उन्होंने सच बताया तो यामिनी बेवजह चिंता करेगी। माही नहीं चाहती थी कि उनकी माँ किसी परेशानी में पड़े, इसलिए उन्होंने फौरन बहाना बना दिया। माही ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, मामूली सी चोट है मोम। यूं हुआ यूं कि टीना जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, दरवाजे के चौखट से टकरा गई। सामने रखी टेबल से उसका कंधा टकरा गया, इसलिए हल्की चोट लग गई। मैंने पट्टी कर दी है, कोई चिंता की बात नहीं है। टीना ने भी माही की बात को आगे बढ़ाते हुए तुरंत हामी भर दी। हाँ मम्मा, मामूली सी चोट है, आप परेशान मत होइए। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ घुमाया और दिखाने की कोशिश की, ताकि यामिनी को विश्वास हो जाए। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी माँ को चिंतित नहीं करना चाहती थी। यामिनी ने दोनों बहनों की बात सुनकर राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए माही का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। माही, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बना कर लाती हूँ। फिर न जाने कब तुम अपनी माँ से मिलने आओगी, यामिनी ने प्यार भरी आवाज में कहा। माही ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे याद आया कि अब वो हमेशा के लिए अपनी माँ के पास लौट आई है, लेकिन अब उसे यह बात यामिनी को बताने में हिचकिचाहट हो रही थी। वो सोच रही थी कि क्या कहे। तभी टीना बीच में बोल पड़ी, मोम, आप चिंता ना करें, माही अब हमारे साथ ही रहेगी। यामिनी ने थोड़ा हैरानी से टीना की ओर देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इससे पहले कि टीना और कुछ कहती, माही ने बात संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका मतलब है कि मैं आपसे मिलने नहीं बल्कि कुछ दिन आपके साथ रहने आई हूँ। यामिनी ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने हमेशा माही को एक जिम्मेदार बेटी के रूप में देखा था, जो अपने ससुराल और परिवार को पूरी तरह संभाल रही थी। ऐसे में अचानक उसका इस तरह मायके में लौट आना उन्हें अजीब लग रहा था। उनके मन में चिंता और घर कर गई। उन्होंने धीरे से माही के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ माही, सब ठीक तो है ना? कहीं तुम दमासी से झगड़ा करके तो नहीं आई? अब क्या कहेगी माही अपनी माँ यामिनी को? क्या यामिनी को सच्चाई बता देगी या फिर कुछ और ही बहाना बनाएगी माही?
जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 77वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। यामिनी ने बड़ी हैरानी से टीना की ओर देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? और माही, सब ठीक तो है ना? कहीं तुम दामाद से झगड़ा करके तो नहीं आई? माही उनकी बात सुनकर घबरा गई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यामिनी को उस पर शक हो गया है। उसने खुद को संभालते हुए तुरंत नाराजगी भरे लहजे में कहा, मुझे लगता है कि आपको मेरा यहाँ ना पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। माही को इस तरह नाराज होता हुआ देखकर यामिनी ने तुरंत उसका गाल सहलाया और प्यार से कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ तो अपनी औलाद की चिंता करती ही है। बस इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। यामिनी की यह बात सुनकर माही का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वो जानती थी कि ज्यादा दिनों तक सच नहीं छिपा सकती है। उसे अपने अंदर उठ रहे सवालों को जवाब ढूंढने थे। और क्या उसने सही किया था? हॉल में बैठी माही इन सब बातों में खोई हुई थी। तभी टीना ने चुटकी लेते हुए कहा, मोम माही के लिए खाना बनाइए, नहीं तो ये सोचते सोचते भूखी रह जाएगी। यामिनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी किचन में जाती हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। यामिनी के जाते ही टीना ने माही का हाथ पकड़कर कहा, माही, अब आगे क्या करोगी? क्या युवराज से भी फिर बात करोगी? माही ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे खुद नहीं पता टीना, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी मेरा युवराज से दूर रहना ही ठीक है। टीना ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं माही। जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। माही ने टीना को गले लगा लिया। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो अपनी सच्चाई खुद जानती थी। और अब उसे इंतजार सही वक्त का था, जब वो इतने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेगी। थोड़े टाइम के बाद दोनों बहनें अपने अपने रूम में चली गई। माही अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुद को देखती हुई धीमे स्वर में कहने लगी, मुझे माफ कर देना युवराज। मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर आ गई, लेकिन क्या करूं, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं जानती हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, हमारे इस रिश्ते की वजह से मेरे अपनों की जान खतरे में है। अभी के लिए मेरा तुमसे दूर रहना ही सही है। इतना कहकर माही फूट फूट कर रोने लगी। वो बेबस महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखों में बहते आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन दर्द उसके दिल में गहराई में बस गया था। तभी अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। फिर रिंग बजी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो एक नया मैसेज आया था। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। ये मैसेज उसी प्राइवेट नंबर से था जिससे उसने पहले भी धमकियां मिल रही थी। मैसेज में लिखा था, बहुत अच्छे माही, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया युवराज से दूर होने का। अब तक जब तुम उसे दूर रहोगी, तुम्हारा परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। मैसेज पढ़ते ही माही ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, चलो कुछ तो उसकी जिंदगी में अच्छा हुआ। कम से कम उसका परिवार अब खतरे से बाहर था। लेकिन दिल के एक किसी कोने में दर्द था कि वो अपने प्यार को छोड़कर आ गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि युवराज से दूर रहना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अपने परिवार की सलामती के लिए उसे ये कुर्बानी देनी पड़ी। उधर टीना भी अपने कमरे में पहुंची थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने खुशी खुशी अपना मोबाइल अपने बैग से निकाला और अंजलि को फोन मिला दिया। अंजलि उस वक्त कपूर मैंसन में थी और अपने दोस्तों राघव और अलीसा के साथ अपनी जीत का जश्न मना रही थी। टेबल पर महंगी शराब और स्नैक्स रखे थे। सब हंसते हुए जश्न मना रहे थे। तभी अंजलि का फोन बज उठा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो टीना का फोन था। वो तुरंत फोन उठाकर खुशी खुशी बोली, हाँ टीना, बताओ, सब कुछ सही तो चल रहा है ना? टीना ने जवाब देते हुए कहा, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है अंजलि। माही युवराज को छोड़कर मेरे साथ घर वापस आ गई है। ये कहते हुए टीना के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। उसने आगे कहा, लेकिन अंजलि, मुझे तुम्हारी एक बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अंजलि ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास नीचे रखते हुए फोन पर कहा, क्यों, क्या हुआ टीना? टीना ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम्हारे उस आदमी ने सीधा मुझ पर गोली चला दी। अगर गोली मुझे लग जाती तो शुक्र है भगवान का कि गोली सिर्फ छू कर निकल गई, वरना पता नहीं क्या होता। टीना की बात सुनकर अंजलि की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, उसका निशाना चूका नहीं था। मैंने ही उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा था। माही को एक झटका देना जरूरी था, तभी विराज से दूर होती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। टीना ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। मेरी जान पर बन आई थी। अंजलि ने हंसते हुए कहा, अगली बार से तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अब जो हुआ वो हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है। माही अब युवराज से दूर जा चुकी है। ये हमारे लिए फायदेमंद है। टीना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें माही पर नजर रखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर युवराज के पास जाने की कोशिश करे। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल,
इस बार हम चूकेंगे नहीं। अब माही और युवराज की सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि नफरत भी पैदा करनी होगी, तभी हमारा प्लान पूरी तरह सफल होगा। टीना ने हामी भरते हुए फोन काट दिया। उसके चेहरे पर अभी वही संतुष्टि की मुस्कान थी। उसे लगा कि उसकी जीत हो गई है, लेकिन माही के दिल में एक अजीब सा सूनापन था। उस रात माही अपनी खिड़की के पास बैठी चांद को निहारती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसने फैसला करना था कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, भले ही युवराज को अपनी यादों से नहीं निकाल सकती थी। उधर सिंघानिया हाउस में रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था, लेकिन युवराज के मन में उठते तूफान ने उसे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं दिया। पूरे घर में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसे सब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। वो अपने कमरे में टहल रहा था, बार बार फोन उठाकर देखता, लेकिन माही का कोई कॉल और मैसेज कुछ भी नहीं आया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही उसे यूं अकेला छोड़कर जा सकती है। उसने अपने दिल को तसल्ली दी, लेकिन बहुत बार वो कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने वही पल घूम जाता जब माही उससे दूर चली गई थी। उसके कदम ठिठक गए और उसने झटके से फोन उठाया। तुरंत ही चंदन को कॉल लगा दिया। चंदन, कुछ पता चला? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। चंदन की तरफ से गहरी आवाज आई। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। युवराज ने गहरी सांस ली और अपने जबड़े भींच ली। मैंने तुम्हें माही के फोन के डिटेल्स निकालने को कहा था, वो मिली? जी सर, वो डिटेल्स लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं, बस 10 मिनट में वहां आता हूं। युवराज ने फोन रख दिया, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल के भीतर आग लगी हुई थी। क्यों चली गई माही? आखिर उसे ऐसा करने पर मजबूर किसने किया? उसका मन बार बार यही सवाल दोहरा रहा था। उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, फिर ऐसा क्या हुआ जो माही ने उसे छोड़ दिया और ये उसे अच्छा लगा? उसने खुद से वादा किया कि वो इस बात का सच पता लगाकर जरूर रहेगा। कुछ ही देर में चंदन उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात और एक फोन था। सर, ये रही माही की कॉल डिटेल्स, वो मैसेज जो उसे भेजे गए थे। युवराज ने तुरंत फोन लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। जैसे उसने धमकी भरा मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। देखा, मैंने कहा था ना कि अगर युवराज से दूर नहीं रही तो तेरी बहन को मार डालूंगा। आज तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पूरी फिल्म भी जल्द रिलीज होगी। और हाँ, अगर मेरे बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तेरी बहन के साथ साथ तेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया। इसका मतलब माही को जबरदस्ती मुझसे दूर किया गया है। कोई था जिसने उसे धमकाया था। उसने मुट्ठियां भींच ली और गहरी सांस ली। चंदन ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। किसी ने माही को धमकी दी ताकि वो आपसे दूर रहे। जिस तरह उसने चुपचाप घर छोड़ा, उसे तो यही लग रहा है कि वो इस धमकी से बहुत डर गई है। युवराज ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माही के लिए यह फैसला कितना कठिन रहा होगा। वो खुद की तकलीफ में इतना डूबा हुआ था कि सोच नहीं पाया कि माही पर क्या बीती होगी। जब उसने ये धमकी भरा मैसेज पढ़ा होगा तो वो इतनी डर गई होगी। उसे कितना अकेला महसूस हुआ होगा। उसके दिल में टीस उठी। उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं था, या फिर वो सच में इतनी मजबूर थी कि कुछ कह नहीं पाई? उसके हाथ में पकड़ा फोन कांपने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं माही, मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ सकता। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें वापस लाकर ही रहूंगा। युवराज ने गहरे सांस ले और चंदन की तरफ देखा। मुझे पता लगाना है कि मैसेज किसने भेजा। मुझे हर हाल में सच जानना है। युवराज ने एक ही सांस में सारी बात चंदन को बोल दिया। चंदन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी सर, मैं नंबर की पूरी डिटेल्स निकालने में लगा हुआ हूँ। युवराज ने फोन टेबल पर रखा और अपने बालों में हाथ फिराया। उसका दिल बेचैन था। उसने खुद से वादा किया कि जब तक माही को वापस नहीं लाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। क्या लगता है आपको, क्या युवराज माही को वापस अपने पास लेकर आएगा या नहीं? क्या युवराज हमलावर का पता कर पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेवानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 78वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने फोन वापस टेबल पर रखा और अपने बालों में हाथ फिराया। उसका दिल बेचैन था। उसने खुद से वादा किया कि जब तक माही को वापस नहीं लाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। इधर जब सभी माही और युवराज के इस कदर परेशान थे, तभी शहर के दूसरे कोने में कोई बहुत खुश था। मुंबई के पोश इलाके में एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया था। यह पार्टी हीरा चंदानी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के पास स्थित एक शानदार इमारत में रखी गई थी, जहां शिवानी ने अपने मौजूदगी में इसे और भी खास बना दिया था। शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और अपर क्लास के लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। शिवानी हीरा चंदानी बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी।
उसके पास खड़ा था आदित्य, जिसने अपनी नई टेलीकॉम कंपनी एंटेना का उद्घाटन किया था। शिवानी ने इस प्रोजेक्ट की पूरी मदद की थी। अब जब वो सफल हो चुका था तो वो दोनों इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। आदित्य बेहद खुश था, उसकी आंखों में चमक थी, मानो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था, क्योंकि उसके करियर का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। वही शिवानी भी बेहद गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने आदित्य को इस मुकाम तक पहुंचाने में हर संभव सहयोग कर दिया था। पार्टी पूरे शबाब पर थी। चारों तरफ लोग अपने बिजनेस की बातें कर रहे थे, ड्रिंक्स चल रही थी और लाइव म्यूजिक का माहौल था और भी शानदार पूरी पार्टी को बना रहा था। ऐसी भीड़ में स्टाइल और एलिगेंस की मिसाल अंजलि कपूर भी आई थी। अंजलि कपूर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था। कपूर परिवार की बेटी होने के नाते उसका रुतबा काफी ऊंचा था। बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों ही क्षेत्रों में उसकी काफी अच्छी पकड़ भी थी। अंजलि जब पार्टी में पहुंची तो उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो शिवानी के साथ बेहद खुश नजर आ रहा था। यह देखकर अंजलि के मन में सवाल उठा, आखिर ये आदित्य तो टीना से मोहब्बत करता था, फिर अब शिवानी के साथ इतना खुश कैसे दिख रहा है। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया। उसे लग रहा था कि ये तो बस एक दिखावा है, या फिर आदित्य वाकई में अपनी पुरानी मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ चुका है। अंजलि के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि अगर टीना भविष्य में उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी करती है तो वह सबसे पहले उसके आसपास के लोगों को काबू में करेगी। आदित्य भी टीना से जुड़ा हुआ था और अगर उसके पास पक्ष लिया गया तो आगे आने वाले समय में ये उसके लिए फायदेमंद होगा। उसने अपनी चाल चलते हुए आदित्य से दोस्ती करने का फैसला किया। दूसरे और आदित्य भी इस मौके से हाथ नहीं जाने देना चाहता था। अंजलि कपूर खुद दोस्ती के लिए आगे आ रही थी तो उसे इनकार करने की कोई वजह भी नहीं दिख रही थी। उसे पता था कि अंजलि के साथ दोस्ती करना उसके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। कपूर परिवार की ताकत और इन्फ्लुएंस से उसे कई फायदे मिल सकते थे, इसलिए उसने भी अंजलि की दोस्ती को स्वीकार करने का मन बना लिया था। पार्टी के दौरान अंजलि ने धीरे धीरे आदित्य की से बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य, तुम्हारी कंपनी का लॉन्च शानदार रहा। मैंने सुना कि तुम्हारी टेलीकॉम कंपनी जल्द ही मार्केट में तहलका मचाने वाली है। आदित्य मुस्कुराए और जवाब दिया, थैंक यू अंजलि। हाँ, हमारी कंपनी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यह ब्रांड बनेगी। अंजलि ने अपना ग्लास उठाया और कहा, तो फिर इस नई शुरुआत की खुशी में एग्जाम हो जाए। दोनों ने अपने ग्लास टकराए और एक नई दोस्ती की शुरुआत कर दी। शिवानी यह सब देख रही थी। वो अंजलि के इरादों को भांप चुकी थी, लेकिन वह चुप रही। उसे पता था कि बिजनेस की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी दोनों का खेल चलता रहता है। फिलहाल वो इस रात को खास बनाना चाहती थी, इसलिए उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और पार्टी में बिजी हो गई। रात ढलती जा रही थी, लेकिन पार्टी का जोश कम नहीं हो रहा था। अंजलि आदित्य के करीब आ चुकी थी और आदित्य भी इसी का फायदा उठा रहा था। पार्टी अपने चरम पर थी। हर कोई बहुत खुश था और माहौल में जोश था। हर कोने में लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और हर पल का आनंद ले रहे थे। आदित्य और अंजलि के बीच अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ने बहुत सारी शराब भी पी ली थी, लेकिन आदित्य फिर भी होश में था, जबकि अंजलि को पूरी तरह से नशा चढ़ चुका था। शिवानी, जो कि बाकी मेहमानों को संभालने में व्यस्त थी, फिर अचानक से अंजलि और आदित्य के बीच हो रही बात को सुनकर चौंकी। अंजलि ने आदित्य से कुछ ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर आदित्य का नशा बिल्कुल उतर गया। अंजलि ने से हंसे मजाक में एक सवाल पूछा जिसने आदित्य को चौंका दिया। अंजलि ने आदित्य से पूछा, आदित्य, मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी टीना से हो रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों अलग हो गए। अंजलि के इस सवाल को सुनकर आदित्य अचानक सक पका गया। यह सवाल आदित्य के लिए किसी जख्म की तरह था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने वो दिन फिर घूमने लगे जब उसने टीना के साथ हुए झगड़े और दर्दनाक घटनाओं को झेला था। उसकी आंखों के सामने पुराने दर्द फिर से ताजा हो गए। आदित्य के पास अंजलि के सवाल का जवाब देने की हिम्मत भी नहीं थी। उस क्षण में अपने अपनी पिछली जिंदगी के उन दुखों का एहसास हुआ जो उसके दिल को तंग कर रहे थे। उसकी आंखों में गहरे दुख के निशान थे। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, शिवानी ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अंजलि, इन सब बातों को छोड़ो। हम किसी का एक अतीत होता है, यही अच्छा है कि इंसान समय रहते उसे भूल जाए और आगे बढ़े। शिवानी की बात सुनकर अंजलि समझ गई कि आदित्य इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो अब भी चुप हो गई, लेकिन आदित्य के मन में टीना और उसके परिवार की बातों का घमासान गूंज रहा था। उसकी आंखों के सामने वो रात घूमने लगी जब टीना ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि वो उसे मारता है। वो रात जब टीना के पिता ने आधी रात उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ये सब याद करके आदित्य का दिल दुख रहा था। उस दर्दनाक घटना ने आदित्य की जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया था और इस सब के बीच उसकी मां सोनिया भी उसे छोड़कर चली गई थी,
जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आदित्य के दिल में ये सब कुछ ताजा हो गया और उसका दिल दुख से भर गया। आदित्य अब अपने अंदर की भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा था और बिना कुछ कहे, बिना किसी से मिले पार्टी से चुपचाप बाहर निकल गया। उसकी मनोदशा इतनी नाजुक हो गई कि उसे किसी के साथ समय बिताने का मन भी नहीं हो रहा था। पार्टी का माहौल अब बदल चुका था और शिवानी को यह महसूस हो रहा था कि आदित्य को समय की जरूरत है ताकि वो अपने दर्द से उबर सके। शिवानी जानती थी कि आदित्य का दिल बहुत बड़ा है और उसे ये समझ में आ रहा था कि आदित्य को खुद को समझने और खुद को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। अब पार्टी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आदित्य के अंदर का तूफान किसी से छिपा भी नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब किसी से उम्मीद होती है तो वो उम्मीद टूटकर जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल देती है। इस समय आदित्य का दिल इतनी गहरी खामोशी में डूबा हुआ था कि वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकता था। और फिर आदित्य बिना कुछ कहे पार्टी से बाहर निकल गया और अकेले ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। पूरे शहर में गहरी नींद में सोए लोगों के बीच दो दिल ऐसे थे जो बेचैनी और अधूरी तसल्ली की आग में जल रहे थे। एक युवराज जो अपने कमरे में करवटें बदल रहा था और दूसरा माही जो चौधरी हाउस में अपने बिस्तर पर अकेली पड़ी थी। शादी के बाद यह पहली रात थी जब दोनों एक दूसरे से इस तरह से अलग हुए थे। युवराज के कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें बार बार छत पर टिकी जाती, फिर दीवार की ओर घूमती और अंत में मोबाइल स्क्रीन पर आकर ठहर जाती। उसने फोन उठाया और समय देखा। रात के 3 बजे थे। कुछ पल तक वो सोचता रहा कि क्या माही को कॉल करनी चाहिए या नहीं। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने झट से मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। यह नंबर था वसीम भाई का। फोन की घंटी बजी और कुछ देर बाद दूसरी तरफ से वसीम भाई की भारी आवाज आई। मालिक, इतनी रात को फोन, सब खैरियत तो है? युवराज ने एक लंबी सांस ली और गहरी आवाज में बोला, वसीम भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। माही को किसी ने धमकी भरे मैसेज भेजे हैं। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने खुद उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई और मैसेज पढ़े। कोई उससे कह रहा है कि अगर वो मुझसे दूर नहीं रही तो उसके घर वालों को मार दिया जाएगा। वसीम भाई कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर बोले, यह बहुत बड़ी बात है। क्या आपको किसी पर शक है? युवराज ने माथे पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद उसने कहा, पहले तो मुझे लगा कि यह दीपक का काम होगा, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे कब्जे में है ना? वसीम भाई ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, दीपक अभी मेरे कब्जे में है, वो कहीं नहीं भागा। युवराज ने परेशान होकर कहा, तो फिर ये कौन कर सकता है? कौन चाहता है कि मैं और माही अलग हो जाएं? वसीम भाई ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मालिक, अगर ये दीपक का काम नहीं तो हो सकता है कि उसका कोई वफादार आदमी सब कर रहा हो। मुझे लगता है कि यह बख्तावर का काम हो सकता है। जो दीपक का सबसे वफादार आदमी था, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। युवराज ने सुनते ही अपनी मुट्ठी को भींच लिया और बोला, बख्तावर, अगर ये उसी का काम है तो उसे जल्द से ढूंढना होगा। वसीम भाई, उसकी लोकेशन का पता करें। वसीम भाई ने सिर हिलाया और बोले, जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा, सुबह तक कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। युवराज ने फोन काट दिया और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उधर माही भी अपनी बेचैनी से जूझ रही थी। उसका मन बार बार उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और दिल पूरी तरह से तड़प रहा था। वो सोच रही थी कि अगर युवराज को यह पता चलेगा कि उसे धमकियां मिल रही है तो वो क्या करेगा। क्या वो जंग छेड़ देगा? क्या वो अपने गुस्से में किसी का भी खून बहाने से पीछे नहीं हटेगा? ये सोचकर माही का दिल घबराने लगा। उसने जल्द से फोन को उठाया और युवराज का नंबर देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि बस एक बार उससे बात कर ले, उसकी आवाज सुन ले, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं माही, अगर तुमने अभी कॉल किया तो तुम्हारी आवाज से सब समझ जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इस दर्द को अकेले ही सहना होगा। वो फिर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था और दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या लगता है आपको, क्या माही युवराज को कॉल करेगी या फिर युवराज ही माही को कॉल कर देगा? क्या है दोनों के बीच में असमंजस की घड़ी? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और दोस्तों, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी भी लेकर आ रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी कैसी प्रकार की कहानी चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए एक हॉरर कहानी और एक मार्शल आर्ट की कहानी और एक या फिर रोमांस या ड्रामा हो। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि हमें किस प्रकार की कहानी को लेकर आना चाहिए। आप लोग कौन सी कहानी दूसरी सुनना चाहेंगे?
हॉरर सुनेंगे या रोमांटिक सुनेंगे या फिर लव ड्रामा सुनेंगे या फिर मार्शल आर्ट की कहानी सुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों 79वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही बेचैनी से बिस्तर पर लेटे यही सोच रही थी कि युवराज को कॉल करे ना करे। इधर युवराज भी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी माही के घर चला जाए और उसे अपने साथ ले आए, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करना सही नहीं होगा। माही को किसी ने धमकाया था और जब तक वो ये नहीं जान जाता कि ये सब कौन कर रहा है, तब तक कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा, जिससे वहां रखा पानी का गिलास टूटकर नीचे गिर गया। कौन है जो मेरी माही को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो मेरी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? उसने गुस्से में कहा और उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में आग थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सर, आप ठीक तो हैं? यह आवाज चंदन की थी। युवराज ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। चंदन ने अंदर आते ही टूटे गिलास को देखा, फिर युवराज के चेहरे पर नजर डाली। सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, उसने चिंतित होकर कहा। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की की तरफ बढ़ गया और बाहर अंधेरे को देखता हुआ बोला, चंदन, मुझे जल्दी से जल्दी पता करना है कि माही को धमकी कौन दे रहा है। उसे खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी माही को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। चंदन ने सिर हिलाया और कहा, सर आप चिंता मत करें, हम जल्द ही गुनाहगार तक पहुंच जाएंगे। युवराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी आंखों में एक अटूट निश्चय लेकर कहा, अगर किसी ने मेरी माही को तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। और बख्तावर, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चंदन वही खड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि अब यह बख्तावर कौन आ गया था। उसने सिर हिलाया और कहा, सर, अब ये बख्तावर कौन है? युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो कोई और नहीं, दीपक का खास आदमी बता रहा है। युवराज की बात सुनकर चंदन चौंक गया। उसने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि इसके पीछे वो है? युवराज ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, जिसे चंदन भी घबरा गया। फिर युवराज ने उसे हुक्म देते हुए कहा, तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जल्द से जल्द पता लगवाओ कि यह बख्तावर कहाँ मिलेगा। जिस सर, मैं जल्द ही पता लगाकर आपको बताता हूँ, चंदन ने जवाब दिया और वहां से चला गया। युवराज भी अब खिड़की के बाहर देखते हुए माही के बारे में सोच रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, क्यों माही, क्यों तुम अकेले ही इस दर्द को सहती रही? तुम मुझे बता भी सकती थी। ये सोचते हुए उसका दिल भर गया और उसकी आंखों में उस व्यक्ति के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था जो इस सब के पीछे था। उधर आदित्य भी पार्टी से निकलकर पैदल ही अपने घर की तरफ निकला जा रहा था। वो इतने नशे में था कि उसे अपना घर का एड्रेस भी याद नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह रोड पर इधर से उधर घूम रहा था। तभी वो टहलता टहलता जुहू बीच तक आ गया था। यहाँ वो अक्सर टेना के साथ आया करता था। वो वहां लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल ताजा हो गए जब वो टेना के साथ यहाँ आता था। समंदर किनारे दोनों बैठ कर बातें करते थे और टेना को रेत का घर बनाना और उसके साथ हुई मस्ती आदित्य को सब याद आने लगी। ये सब याद करके उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाया, क्यों, क्यों भगवान, क्यों? तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? फिर आदित्य ने अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाला, उस पर टीना की तस्वीर निकाल कर देखने लगा। तभी उसमें एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आदित्य की आंखों में खून उतर आया। यह तस्वीर उस समय की थी जब युवराज ने टीना को गिफ्ट में डायमंड रिंग दी थी। उसके कानों में टीना के वो शब्द गूंजने लगे, वैसे भी अंगूठी उतारने से कौन सी एंगेजमेंट टूट जाएगी। ये सब याद करके आदित्य और जोर से चिल्लाया। आह, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपना मोबाइल की तरफ घूरते हुए चिल्लाकर कहा, इसके पैसों की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया है ना? अब देखना कैसे इससे भी अमीर बनकर दिखाता हूं तुम्हें। ये कहते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। जब वो ये सब सोच रहा था तभी एक लड़की आकर उसके पास बैठ गई। ये कोई और नहीं, शिवानी थी। शिवानी ने उसके पास बैठते हुए कहा, मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, इसलिए सीधा यहाँ आ गई। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखने लगी। शिवानी मन ही मन आदित्य को चाहती थी। वो उसे ऐसे उदास होता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने आदित्य के हाथ से फोन ले लिया। जब उसने देखा कि आदित्य टीना की तस्वीर देख रहा था तो उसने कहा, आदित्य, ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम टूट गए तो तुम हार जाओगे। तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है, तभी उन लोगों के गाल पर करारा थप्पड़ लगेगा। आदित्य का दिल शिवानी की बातों में कुछ हल्का हुआ, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गुस्से और दर्द से लकीरों में से घिरी हुई थी। फिर शिवानी ने गले से लिपट कर रोने लगा, जैसे उस अपनी सारी तकलीफें उसी में उड़ेल देना चाहता हूं। शिवानी ने उसे सहलाते हुए धीरे से कहा, आदित्य, रो मत। तुम जितना सोचोगे उतना ही खुद को दूर खोदोगे।
तुमने जो कुछ भी सहा है उसका हिसाब लेने का वक्त आएगा, लेकिन पहले खुद को समझो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य ने शिवानी की बातों पर ध्यान दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। शिवानी ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने जो खो दिया है उसे वापस पाने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को पालो। जबकि तुम खुद को पा लोगे और पहचान लोगे, तुम्हारे सामने हर रास्ता खुल जाएगा। आदित्य ने शिवानी की बातों पर गहरी नजर डाली और अपनी आंखों को पोंछते हुए धीरे से बोला, लेकिन शिवानी, जिस दर्द से मैं गुजरा हूं उसे कैसे भूल सकता हूं। टीना की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। वो मेरे साथ नहीं है और मुझे नहीं पता कि अब कहाँ है और क्या कर रही है। शिवानी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आदित्य, मुझे मालूम है कि तुम जो महसूस कर रहे हो बहुत गहरा दर्द है, लेकिन वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। और हाँ, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। आदित्य ने शिवानी की आंखों में देखा और एक लंबी सांस ली। उसे अब शिवानी के शब्दों में कुछ ऐसा मिला था कि उसे थोड़ी राहत दे रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे इस तरह समझोगी, आदित्य ने धीरे से कहा। शायद मैंने गलतियां की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना पड़ेगा। शिवानी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हर किसी से गलती होती है आदित्य, पर जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। तुम भी मजबूत हो और तुम ये देखना कि तुम किसी से कम नहीं हो। आदित्य ने उसकी बात को समझा और थोड़ा मुस्कुराया। उसने शिवानी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सही कह रही हो शिवानी, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या है, लेकिन मुझे अब खुद पर यकीन तो करना ही पड़ेगा। शिवानी ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो आदित्य। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम किसी भी रास्ते पर चलो। इसी बातचीत के बाद आदित्य और शिवानी दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे। शिवानी ने आदित्य को उसकी ताकत की याद दिलाते हुए और अपने कदम फिर से उठाने के लिए प्रेरित किया। आदित्य के मन में हल्का सा बदलाव महसूस हो रहा था। वो जानता था कि टीना के बिना उसका जीवन अधूरा था, लेकिन अब वो समझ गया था कि उसे अपनी पहचान फिर से बनानी होगी और खुद एक नया रास्ता खोजना होगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर शिवानी की तरफ देखा और कहा, शिवानी, मैं जानता हूं कि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक भी हो जाऊंगा। शिवानी ने उसे सुकून देने वाली मुस्कान दी और कहा, तुम जल्दी खुद को समझ जाओगे, उतना ही जल्दी तुम अपनी पूरी ताकत पा सकोगे। मैं यहाँ हूं और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आदित्य ने शिवानी के शब्दों को दिल से सुना और कुछ देर बाद वो दोनों वहां से उठकर आगे बढ़ गए। उधर युवराज अपने कमरे में बैठकर बहुत सोच रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि बख्तावर को कहां से ढूंढे। बख्तावर के बारे में जितना सोचता उतना ही और उलझ जाता। बख्तावर का नाम उसने कई बार सुना भी था, लेकिन उसने कभी भी इस तरह नहीं गंभीरता से लिया था। बख्तावर का कनेक्शन अब उसे बहुत ही पेचीदा और खतरनाक लगने लगा था। युवराज के मन में बख्तावर के इरादे को लेकर कई सवाल थे, लेकिन उन सवालों का कोई जवाब उसे साफ तौर पर मिल भी नहीं रहा था। इसी गहरी सोच में डूबे हुए युवराज का फोन अचानक बज उठा। युवराज ने अपना मोबाइल उठा और स्क्रीन पर वसीम भाई का नाम देखा। युवराज ने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो वसीम, कुछ पता चला? वसीम भाई की आवाज में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक गहरी सख्ती भी थी। मालिक, मुझे आपको बहुत जरूरी जानकारी देनी है। बख्तावर एक बंद फैक्ट्री में छिपा हुआ है। यही वो आदमी है जो सारा खेल रचा रहा है। यह सब उसकी साजिश है। वसीम भाई की बात सुनकर युवराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक असमंजस की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, वो फैक्ट्री कहाँ है और ये सब किसने किया है? वसीम भाई ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, बख्तावर वही आदमी है जिसने मॉल में टीना मैम पर गोली चलाई थी। वही शख्स है जिसे मैडम को धमकियां भेजी। इस सब के पीछे उसी का हाथ है। मुझे पता चला है कि वो बस फैक्ट्री में छिपा है। वहां उसके कुछ लोग और भी है, उसकी मदद कर रहे हैं। यह सुनकर युवराज की आंखों में गुस्सा, घबराहट और डर का मिला जुला असर था। बख्तावर का नाम सुनते ही उसके दिल में एक तेज से गुस्सा और भी बढ़ गया। युवराज ने तुरंत वसीम से पूछा, क्या तुम मुझे पूरी जानकारी दे सकते हो? मुझे इस आदमी को हर हाल में ढूंढना होगा। अगर वो इसी तरह छिपा रहा तो हम सभी को खतरा हो सकता है। क्या होगा आगे? क्या युवराज बख्तावर को ढूंढ पाएगा या नहीं, या बख्तावर पहले ही वहां से आगे निकल जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आप लोग सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक जरूर करें वीडियो को। दोस्तों, 80वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जहां युवराज पूरी जानकारी जुटाने में व्यस्त था, वहीं आदित्य और शिवानी के जो कुछ भी आज हुआ था वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का हिस्सा था।
शिवानी ने आदित्य को समझाया था कि जिंदगी में गलतियां सबसे होती हैं, पर जो उनसे सीखता है वही सबसे मजबूत बनता है। आदित्य ने उसकी बातों को दिल में उतारा और ये समझा कि वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। शिवानी के शब्दों ने उसे संभाल दिया था और जानता था कि वो खुद पर विश्वास करना ही पड़ेगा। अगले दिन आदित्य का नया कदम पूरी तरह से आकार लेने वाला था। उसने अपने नए टेलीकॉम ऑफिस की ओपनिंग की योजना बनाई थी और यह दिन उसके जिंदगी का एक बहुत बड़ा होने वाला था। पूरे ऑफिस में सिर्फ आदित्य के बारे में ही चर्चा हो रही थी। उनके चेहरों पर एक हल्की सी खुशी और गर्व का एहसास था। देखो आज कितना बड़ा दिन है। आदित्य सर ने अपना नया ऑफिस खोला है और ये तो बहुत बड़ी बात है, एक कर्मचारी ने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा उत्साह था। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अब हमें इस कंपनी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम भी इस सफलता का हिस्सा बनेंगे। दूसरे एम्प्लॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कह रहे हो, हमने इस कंपनी के बारे में सुना था, लेकिन अब इसे अपने सामने देखकर कितना अच्छा लग रहा है। आदित्य सर ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल है। तीसरे कर्मचारी ने गर्व से कहा। बिल्कुल, आज के दिन से हम सबका रास्ता बदलने वाला है। इस कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिला है, ये सच में बहुत गर्व महसूस कराता है, पहले एम्प्लॉय ने कहा और सब एक दूसरे को खुशी से देख रहे थे। आदित्य सर और शिया मैम के साथ हम भी बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब ये सिर्फ हमारी कंपनी नहीं, ये हमारा परिवार है। दूसरे एम्प्लॉय ने जुड़ा। उनकी बातों में एक नया उत्साह था और सबका चेहरा चमक रहा था। वे जानते थे कि अब वे एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे थे और ये सफलता उनकी मेहनत और विश्वास से पूरी होगी। लेकिन इन सब के बीच शिया, जो आदित्य की सेक्रेटरी थी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। इवेंट का समय करीब आ रहा था और मॉडल अभी तक नहीं आई थी। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। एम्प्लॉयज की खुशी और उत्साह के बावजूद शिया के मन में एक डर बैठा हुआ था कि अगर मॉडल समय पर नहीं पहुंची तो इवेंट का असर खराब हो सकता है। क्या करूं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, शिया ने खुद से बुदबुदाया। वो अपने मोबाइल पर बार बार चेक कर रही थी, लेकिन मॉडल से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। कर्मचारियों ने देखा कि शिया की स्थिति गंभीर है और उन्होंने एक दूसरे से धीरे से कहा। शिया मैडम ठीक नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ शिया मैम, एक एम्प्लॉय ने उसके पास आते हुए पूछा। शिया ने थोड़े से घबराहट के साथ जवाब दिया। मॉडल अभी तक नहीं आई और इवेंट का समय बस आ ही रहा है। अगर वो नहीं पहुंची तो पूरा इवेंट फ्लॉप हो जाएगा। आदित्य सर ने इस इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है और मैं ये नहीं चाहती कि कोई समस्या आए, एम्प्लॉय ने सहानुभूति के साथ कहा। शिया मैम आप चिंता मत करें, सब कुछ सही हो जाएगा। आप जो भी कर रही हैं वो सही कर रही हैं। लेकिन शिया की चिंता कम नहीं हो रही थी। उसने सोचा, अगर मॉडल नहीं आए तो हमें किसी भी हालात में ये इवेंट सफल बनाना होगा। आदित्य सर और इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा मौका है। फिर शिया ने तुरंत मॉडल से संपर्क किया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिर में मॉडल ने फोन उठाया। आप कहाँ हैं, इवेंट का समय हो रहा है। लेकिन उधर से मॉडल ने कहा। क्या है शिया, मुझे अभी तक कोई खबर क्यों नहीं दी। मॉडल की आवाज में थोड़ी खिस। मैं जानती हूं कि यह इवेंट जरूरी है, लेकिन मुझे कुछ वक्त और चाहिए। शिया को अब किसी भी हालात में उसे मनाना ही था, लेकिन वो कैसे। तभी उसे एकदम से शिवानी का ख्याल आया। शिवानी की बातों ने आदित्य को कितना बदल दिया था और अब शिया भी समझ चुकी थी कि अगर वो इस इवेंट को सफल बनाना चाहती है तो उसे थोड़ा कदम कड़ा ही उठाना होगा। शिया ने गहरी सांस ली, फिर एक पल के लिए सोचा। वो जानती थी कि शिवानी का नाम सुनते ही मॉडल जरूर तो थोड़ा डर जाएगी, क्योंकि शिवानी का प्रभाव उस पर था। शिया ने अपने मन को मजबूत किया और एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, अगर आपको सच में आना है तो आप जल्दी आइए और सुनिए। शिवानी ने कहा है कि अगर आप यहां नहीं पहुंची तो। मॉडल की आवाज में अचानक एक ठहराव आ गया। क्या, शिवानी ने कहा। जी जी हाँ, शिवानी ने कहा। शिया ने शांति से कहा। वो जानती थी कि आप हमारी सबसे बड़ी मदद हो सकती हैं। कृपया समय पर पहुंचिए, इवेंट को सफल बनाना है और हम सबकी यही जिम्मेदारी है। मॉडल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं, आप परेशान मत होइए। शिया के चेहरे पर हल्की राहत की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि शिवानी का नाम सुनते ही मॉडल ने यह निर्णय लिया था। अब वो इवेंट में आने के लिए राजी हो गई थी। कुछ समय बाद मॉडल ऑफिस पहुंच गई थी और शिया ने राहत की सांस ली। आदित्य को उसने सूचना दे दी। सर वो आ गई है, अब सब कुछ सही है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। शिया तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे पता था कि तुम इसे संभाल सकोगी। शिया ने झुककर आदित्य का धन्यवाद किया और फिर इवेंट का माहौल बहुत ही पेशेवर और सफल हो गया। मॉडल की प्रस्तुति के बाद इवेंट में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। मॉडल ने अपनी खूबसूरत उपस्थिति और पेशेवर तरीके से अपनी बात रखी, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। उसका आत्मविश्वास और छवि इवेंट के स्तर को और ऊंचा कर रहे थे।
आदित्य को यह देखकर खुशी हुई और वो पूरी तरह से तैयार था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रेस के लोग अपने कैमरे और माइक लेकर सवाल पूछने के लिए तैयार थे। इवेंट का माहौल अब एकदम गंभीर और पेशेवर हो गया था। आदित्य स्टेज पर बैठा हुआ था। उसके आसपास कई पत्रकार और मीडिया प्रतिनिधि खड़े थे। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक संकल्प था। एक पत्रकार ने माइक उठाया और आदित्य से सवाल किया, आदित्य जी, आपने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा है। क्या आप हमें अपने नए प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में जानकारी दे सकते हैं? आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि हम न केवल एक बेहतर टेलीकॉम सेवा प्रदान करें, बल्कि हम अपने ग्राहकों को एक ऐसा अनुभव दें जो उन्हें वास्तव में संतुष्ट करे। हमारी सेवाओं में उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता और ग्राहक समर्थन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दूसरे पत्रकार ने हाथ उठाया और सवाल पूछा, क्या आपके पास कोई विशेष रणनीति या योजना है जिससे आप इस प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी पहचान बना पाएंगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा उद्देश्य है अपनी सेवाओं में नया लाना, अपने ग्राहकों को वह अनुभव देना जो आज तक किसी ने नहीं दिया। हम न केवल सेवा देने में सबसे आगे होंगे, बल्कि हम अपने ग्राहकों के साथ एक लंबा और मजबूत रिश्ता भी बनाएंगे। एक अन्य पत्रकार ने आदित्य से सवाल किया, क्या आपकी कंपनी के पास कोई सामाजिक जिम्मेदारी की योजना है? आदित्य ने गंभीर से जवाब दिया, हमारी कंपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी न केवल बिजनेस के रूप में, बल्कि समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने के रूप में भी पहचानी जाएगी। सभी पत्रकार ध्यान से सुन रहे थे और आदित्य के जवाबों से संतुष्ट थे। उसकी स्पष्टता, आत्मविश्वास और समर्पण ने सभी का ध्यान खींच लिया था। एक पत्रकार ने फिर सवाल किया, आदित्य जी, आपकी कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ बताएं और आपके अगले कदम क्या होंगे? आदित्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हमारे पास कई नई तकनीक और सेवाएं की योजना है जो जल्द ही लॉन्च की जाएगी। हम ग्राहकों की बदलती जरूरतों के मुताबिक लगातार सुधार करते रहेंगे और इस उद्योग में अपनी नई पहचान बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदित्य ने अपनी नई कंपनी के उद्देश्य, भविष्य की योजनाओं और समाज के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी दी थी। पत्रकारों ने सवाल किए और आदित्य ने शांतिपूर्वक और आत्मविश्वास से उनका जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर सभी ने माना कि वो सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सशक्त नेतृत्वकर्ता भी बनेगा। इवेंट के अंत में आदित्य ने प्रेस और सभी उपस्थित मेहमानों का धन्यवाद किया। उसके दिल में संतोष और गौरव था, क्योंकि उसने न केवल अपनी कंपनी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, बल्कि उस इवेंट को भी एक यादगार और प्रभावशाली तरीके से पूरा कर दिया था। आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी टीम को धन्यवाद कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैकस्टेज की हलचल थोड़ी शांत हो गई थी। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन आदित्य के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी कंपनी की लॉन्चिंग पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, आगे का रास्ता। जब आदित्य बैकस्टेज आया तो जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजरें शिवानी पर पड़ी। शिवानी वहीं पर खड़ी थी और जैसे ही उनकी नजरें मिलती, शिवानी ने बिना कुछ कहे शब्द आदित्य को गले लगा लिया। तुमने ये कर दिखाया आदित्य। शिवानी की आवाज में गर्व और सुकून था। मैं जानती थी कि तुम इस सब कर सकोगे। आज का दिन तुम्हारी मेहनत का फल है और तुमने इसे सही मायने में हासिल किया है। आदित्य को थोड़ी देर के लिए कुछ भी कहने का समय नहीं मिला। उसने धीरे से शिवानी का गला लगा लिया और कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं हो सकता था शिवानी। तुमने हमेशा मुझे सही दिशा दिखाई है और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। शिवानी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने अपनी पहचान खुद बनाई है। आज तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। अब यह तुम्हारा सफर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद था और ये समझ दोनों के दिलों में थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत है जो अब उनके लिए और भी बड़ी ऊंचाइयां लेकर आएगी। आदित्य ने शिवानी से कहा, चलो अब हमें थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। तुम जानती हो आज का दिन बहुत भारी था। तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? शिवानी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे साथ खाना खाकर मुझे सुकून मिलेगा आदित्य। उसके बाद दोनों एक 5 स्टार होटल की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने एक शानदार भोजन का आनंद लिया। होटल का वातावरण भव्य था और माहौल बहुत ही शांत था। यहाँ की सजावट, हल्का संगीत और आलीशान इंटीरियर्स दोनों के लिए एक परफेक्ट सीन था, जिससे उन्हें दिन भर की थकान को दूर करने का समय मिला। आदित्य और शिवानी एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और साथ में बिताए गए पल उनके लिए यादगार बन गए थे। शिवानी ने आदित्य से कहा, तुमने जो किया वो सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि उस संघर्ष की जीत थी जो तुमने खुद से ही की थी। मुझे गर्व है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूं। तुमने मुझे कभी हार नहीं मानने दिया। इसी बीच दूसरी ओर
युवराज और वसीम भाई एक पुराने बंद पड़ी फैक्ट्री के बारे में योजना बना रहे थे। युवराज का मन अभी भी पूरी तरह से बख्तावर के बारे में सोचने में उलझा हुआ था। वो जानता था कि बख्तावर अब तक बहुत ही खतरनाक योजनाओं को अंजाम दे चुका था। उसे पकड़ने के लिए एक सटीक रणनीति बनानी होगी। वसीम, हमें अब इस फैक्ट्री में जाना ही होगा। मुझे शक है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है और बख्तावर कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकता है, युवराज ने गंभीरता से कहा। वसीम भाई ने उनकी बातों को सहमति जताते हुए कहा, मालिक, मुझे भी यही लगता है। बख्तावर बहुत चालाक है और उसकी मदद करने वाले भी उसकी तरह खतरनाक हो सकते हैं। हमें अपनी योजना को स्ट्रिक और पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा। युवराज ने सोचा और फिर कहा, हमें एक छानबीन टीम बनानी होगी। हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अगर हम इस फैक्ट्री में गलत कदम उठाते हैं तो हमारा ऑपरेशन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। वसीम ने गंभीरता से कहा, हमारी टीम को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। बख्तावर को किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहिए। युवराज ने अपनी योजना पर जोर देते हुए कहा, हमेशा तैयार रहेंगे वसीम। इस फैक्ट्री को जांचने के बाद हमें बख्तावर की पूरी साजिश का पर्दाफाश करना होगा। हम ये एकदम शांतिपूर्वक करेंगे। दोनों ने फिर अपने अपने कदमों की योजना के बारे में बात की। वसीम भाई ने कहा, मालिक, मुझे जो भी जानकारी मिली है वो बहुत ही अहम है। हमें अभी उस फैक्ट्री की ओर बढ़ने की पूरी तैयारी करनी होगी। उधर आदित्य और शिवानी एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे। वहीं युवराज और वसीम के लिए नया अध्याय एक नई खतरनाक मिशन की शुरुआत था। दोनों दुनिया अपने अपने अलग रास्ते पर चल रही थी। लेकिन क्या होगा आगे? क्या युवराज और वसीम मिलकर बख्तावर को मार पाएंगे? क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।